नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। अर्जेंटीना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री 7 जुलाई तक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का रियो डी जेनेरियो में जबरदस्त तरीके से स्वागत किया अधिकारियों ने। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात की है, फोटोज उनके साथ खिंचवाए हैं। उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई थी, विशेष प्रस्तुतियां दी गई हैं। आपको ये भी बता दें कि ब्रिक्स समिट के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री की होनी है। साथ ही रूसी प्रमुख पुतिन और साथ ही साथ चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो इस सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं पहुंच रहे हैं। चीन और रूस ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। वहीं सम्मेलन के बाद 8 जुलाई को प्रधानमंत्री ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया पहुंचेंगे और द्विपक्षीय राजकीय यात्रा उनकी ये होगी। तो पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को निशाना बनाने वाला भारत का आतंकवादी विरोधी मिशन ऑपरेशन सिंदूर ब्राजील में भी गूंजा है। जब भारतीय प्रवासियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, ऑपरेशन को दर्शाते हुए एक विशेष प्रस्तुति भी दी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रियो पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस कदम की सराहना की। इस ब्रिक्स समिट में पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर चर्चा की उम्मीद है और वहीं ब्रिक्स घोषणा पत्र में भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप आतंकवाद की चुनौती एकजुट होकर सामना करने के लिए दृढ़ दृष्टिकोण अपनाने का भी आह्वान किया जा सकता है। समिट में प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक प्रशासन में सुधारों, शांति एवं सुरक्षा, बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करने, जिम्मेदारी के साथ AI के इस्तेमाल, जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने के लिए जरूरी कदमों और वैश्विक स्वास्थ्य पर बात कर सकते हैं। इस सम्मेलन को लेकर माना यह जा रहा है कि समिट में प्रधानमंत्री मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करने वाले हैं। इसके अलावा ब्राजील की आधिकारिक यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के साथ व्यापार पर, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, तकनीकी, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। ब्राजील दक्षिण अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ऐसे में ब्रिक्स समिट कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का आखिरी पड़ाव होगा नामीबिया। यहाँ पर प्रधानमंत्री 9 जुलाई को पहुँचने वाले हैं और प्रधानमंत्री नामीबिया की संसद में भाषण भी दे सकते हैं। इस दौरान ये दोनों ही देशों के बीच सहयोग को नई रफ्तार देगा। खबर है बिहार से। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। हाई टेंशन तारों से टकरा गया था ताजिया और बिजली की चपेट में आने की वजह से एक शख्स की मौत की खबर मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती करा दिया गया है। ताजिए के जुलूस के दौरान यह हादसा पेश आया। हाई टेंशन तारों के टकराने की वजह से एक शख्स के यहाँ पर जान जाने की खबर मिल रही है। साथ ही साथ कई और भी लोग हैं जो झुलस गए हैं, जिन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दरभंगा से। दरभंगा में ताजिए के दौरान ये हादसा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे और हाई टेंशन तारों की चपेट में आने की वजह से ये घटना घटी है। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के मामले में अब सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अपराध करने वाले कोई भी हों, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन अब मामले में सियासत भी तेज हो चुकी है। एक और जहां विपक्ष नीतीश को घेर रहा है, तो वहीं सहयोगी दल भी अब बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है और जो महाजंगल राज कर रहे हैं, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज तब्दील करने का जो मनसा पाले हैं, मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, एक्शन होगा और उस जंगल राज में पलने बढ़ने वाले भ्रष्ट पदाधिकारियों पर भी नजर है। जिसकी लापरवाही, उदासीनता से इस तरह की घटना घटित हो रहा है, उसको चिन्हित करके कार्रवाई करने की जरूरत है। भ्रष्ट पदाधिकारी भी कुछ ऐसे मानसिकता के गैर जिम्मेदार लापरवाह लोग जो घटना के बाद त्वरित कार्रवाई नहीं किए हैं, उन लोगों पर सरकार संज्ञान लेगी।
जैसा मैंने कहा, मेरे लिए भाई किसी गांव में भी एक घटना घट रही है, एक भी अगर प्रदेश में हत्या हो रही है तो वो हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आप आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते हैं ऐसे विषयों को लेकर, आपके लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। कोई भी घटना, इसीलिए नहीं कि एक बड़े व्यापारी थे इनके साथ घट गई, अगर गांव में भी अगर किसी गरीब के साथ भी घटना घट रही है तो वो भी उतनी ही बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। और ये सुशासन का राज रहा है। कैसे असामाजिक तत्वों को हाल फिलहाल के दिनों में इतना बल मिल गया कि वो आपराधिक घटनाओं को एक के बाद इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि गोपाल खेमका के परिवार ने तेजस्वी के साथ मुलाकात उनकी हुई है और उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला किया है। तेजस्वी ने कहा है कि अब ये बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। बिहार पुलिस शराब से पैसा कमाने में लगी हुई है। पोस्टिंग बदलता रहता है। पटना का 3 बार एसपी बदल गया इन 3-4 महीनों में। लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग, धंधा बना रखा है इन लोगों ने। पुलिस जो है शराब के पीछे है, शराब में कमा रही है पुलिस, तो उनको क्या लेना देना है? उन पर कार्रवाई भी हो जाएगी, हटा भी दिया जाएगा। जो भ्रष्ट अधिकारी इतना कमा लिया, इतना संपत्ति बना लिया है शराब की वजह से, जिसको कोई चीज की जिंदगी भर कोई कमी नहीं होगी। ये सच्चाई है और हम सच बोल रहे हैं। और पूरे खेमका जी के परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। हम स्वयं इंडिविजुअल रूप से एक बिहारी नागरिक होने के नाते हम यहाँ आए हैं। हम तो सबका आवाज उठा रहे हैं। जहाँ भी घटनाएं हो रही है वहाँ भी हम लगातार गए हैं, लेकिन दिस इज टू मच। अब कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए, एक्शन जो है वो होना चाहिए। और वो बिहार के लोग जब तक एक नहीं होंगे, इस सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे, तब तक सरकार पर दबाव नहीं आएगा। और उधर बिहार में चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आरजेडी के स्थापना दिवस पर साफ कर दिया गया है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव की फिर से ताजपोशी की गई। उन्हें पार्टी के 13वें राष्ट्रीय अध्यक्ष का सर्टिफिकेट भी दिया गया। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पटना के बापू सभागार में आयोजित की गई थी और जहां एक बार फिर से लालू परिवार ने नीतीश सरकार पर हमला बोला, तो वहीं इस बार तेजस्वी के सीएम बनने की भी हुंकार भरी गई। अपने पार्टी को, अपने संगठन को काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। तेजस्वी को हमने आगे खड़ा किया है। आगे ये आपका ये जो चुनाव आ रहा है, इसमें तेजस्वी यादव को पूरे मजबूती से दम लगा के एक पैसा अपना खर्चा करके तेजस्वी को जिम्मेवारी देना है और हमने दिया है, विश्वास हमने किया है। डरे वाला है, जो लड़ता है वही जीतता है। इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए। तेजस्वी को सबका साथ मिलेगा, ऊपर वाले दोगे। इनको सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। आरोप लगा रहा है, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, नजर चोर है, तो गुंडा है, तही है, दहाऊ है। सुन रहे ना कैसे बोल रहा है वो बीजेपी वाला, जदयू वाला। आपन कभी नहीं कहेगा। घर घर में खुली है, घर घर में है लड़ाई। खाली एगो हमारा घर में लड़ाई नहीं है, घर घर में है। छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, सबके घर में लड़ाई है, सबके घर में बंटवारा है भाई भाई में। तो हम के घुस के लोग क्या करेगा? ये टेंशन जुगे आज जुगे आ गया मोदी सबको बदलने के लिए। गरीब पे चाहता नहीं है मोदी की यहाँ गरीब रहे, गरीब का सरकार बने। जब गरीब का सरकार बनता तो जनरल राज हो जाता।
ये लोग का सरकार बनता तो मंगल राज्य हो जाता। और अब बात करेंगे बाढ़ बारिश की तबाही की, क्योंकि मैदान से लेकर पहाड़ तक सैलाब ही सैलाब है। पहाड़ों पर नदी नाले उफान पर हैं तो रास्तों में दरकते हुए पहाड़ों के मलबे हैं। हिमाचल में सुबह से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कल तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मैदानी इलाकों में बाढ़ की चपेट में हैं तमाम अलग अलग जगहें, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हर जगह हालात बिगड़े हुए हैं। कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हालात और ज़्यादा खराब होने की चेतावनी जारी की गई है। तो उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई। इसी दौरान देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जैसी जगहों पर कहीं न कहीं अत्यंत तीव्र वर्षा, आंधी तूफान, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के लिए लोगों से अपील की है और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की गई है। खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़क अवरोध और साथ ही जलभराव की स्थिति बनने की आशंकाएं हैं। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हालात कैसे हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि कहां पर बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। चंपावत है, बागेश्वर है, चमोली है, टिहरी है, देहरादून है, रुद्रप्रयाग है, नैनीताल है। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा खास ख्याल रखने के लिए कहा गया है और साथ ही प्रशासन की तरफ से अपील की गई कि अगर जरूरत नहीं है तो घरों से बाहर न निकलें। आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। जितना हो सके सुरक्षित जगहों पर रहें। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं ही और अलकनंदा खतरे के निशान के आसपास है। नदी के तेज बहाव ने कई घाटों को, रास्तों को पूरी तरह से जलमग्न कर डाला है। भगवान शिव की विशाल मूर्ति जो कभी घाट से 20 मीटर दूर थी, अब पानी में डूबी हुई है और आज सिर्फ उसका ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है, वो भी बहुत थोड़ा सा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने नदी के किनारे आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। ये देखिए तस्वीर, अलकनंदा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और भगवान शिव की मूर्ति देखिए, सिर्फ जटाएं आपको नजर आएंगी, सब कुछ जलमग्न है। खतरा भी टला नहीं है। लोगों से सतर्कता बरतने की लगातार अपील की जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता प्रवीण सेमवाल की एक खास रिपोर्ट। पहाड़ों में बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद जो नदी नाले हैं वो उफान पे हैं। आप अलकनंदा नदी को देख सकते हैं। अलकनंदा नदी पिछले 1 हफ्ते से लगातार विकराल रूप धारण करके बह रही है। अलकनंदा नदी ने इन दिनों अपना मूल स्थान छोड़ा हुआ है और नदी अपने मूल स्थान से तकरीबन 30 मीटर दूर बह रही है। आप यहाँ देख सकते हैं जो अलकनंदा नदी का मूल बहाव क्षेत्र है वो उस साइड है, लेकिन इन दिनों नदी पूरी फैलती हुई काफ़ी मीटर दूर तक बह रही है। आप ये शिव मूर्ति को देख सकते हैं कि यह शिव मूर्ति अलकनंदा नदी से तकरीबन 20 मीटर दूर है। जो इस मूर्ति की ऊंचाई है वह तकरीबन 15 फीट है, लेकिन नदी के बढ़ते जल स्तर के बीच नदी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो शिव मूर्ति है, शिव मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग ही पानी में दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिन पूर्व तक यह मूर्ति पूरी तरीके से जलमग्न थी। इस मूर्ति के कई ऊपर तक पानी था, लेकिन धीरे धीरे नदी का जल स्तर कम होने के बाद आज मूर्ति का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। तो भारत में भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से सड़कें और पुल टूटे हुए हैं। गुजरात, बिहार, हिमाचल और साथ ही उत्तराखंड में घर डूबे हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं, लोग घरों से निकलने में डरने लगे हैं, ट्रैफिक जैम है। और आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो पुल पर उफनती हुई नदी से एलपीजी सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक नदी में बह गया। सहारनपुर में हालात ये हो गए हैं कि बाढ़ में लोगों को शव यात्रा निकालनी पड़ी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। मॉनसून का रौद्र रूप, शहर शहर तबाही की बारिश। नदियां उफान पर, सड़कें गायब, जिंदगी पानी में डूबी। बाढ़ का पानी, डूबे हुए रास्ते, सैलाब में बहती गाड़ियां, तेज बहाव में फंसे लोग। मानसून की शुरुआत के साथ ही देश के 5 राज्यों में कहर बनकर बरस रही है बारिश।
इस आफत की बारिश से नदियां उफान पर हैं, बेकाबू हैं, सड़कें डूबी हैं और आम जिंदगी थम सी गई है। पहली तस्वीर देखिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने रौद्र रूप लिया है। देखिए कैसे नदी का पानी शिव मूर्ति तक पहुंच गया। अब सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। लोगों को सावधानी के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों से मैदान की तरफ आए तो यूपी के सहारनपुर की ये तस्वीर देखिए, कैसे नदी में एक बाइक सवार युवक बह रहा है, जिसे ग्रामीण बचाते नजर आ रहे हैं। लोगों की सूझबूझ से बाइक सवार की बाल बाल जान बची है। वहीं बात करें राजस्थान के बारां की, तो यहाँ बारिश इतनी ज्यादा हुई कि हाईवे ही बह गया है। देखिए कैमरे में बहता हाईवे, टूटती पुलिया दिख रही है। बारां में बारिश आफत का सबब साबित हो रही है। भैंसासुर नदी उफान पर है, किसानों की फसलें डूब रही हैं और ग्रामीणों की आवाजाही के लिए बड़ी मुश्किल बन गई है। साथ ही अगर समय रहते पुलिया की मरम्मत नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दूसरी ओर सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मच गया है। शहर के ब्रह्मपुरी खेरदा क्षेत्र से लेकर पुराने शहर में हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल भराव की भारी समस्या देखने को मिल रही है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। यूपी और राजस्थान के बाद एमपी में बारिश का तांडव देखिए। कहीं पुलिया टूटी पड़ी है तो कहीं सारी पक्की सड़कें बहती नजर आ रही है, मानो पानी में जिंदगी कैद हो गई है। पहली तस्वीर नरसिंहपुर से। बारिश से नरसिंहपुर में स्टेट हाईवे 22 की पुलिया धंस गई। वहां की करेली गाडरवारा रोड पूरी तरह बंद पड़ी है। जबलपुर नरसिंहपुर मार्ग पर तूफानी बारिश में एक पेड़ गिर गया, जिससे रास्ता ठप पड़ गया है। दूसरी तस्वीर पन्ना से। पन्ना में बारिश ने ऐसा डर पैदा कर दिया है। देखिए कैसे मनकी गांव में तेज बहाव में देखते ही देखते एक ई रिक्शा बह गया। रिक्शा में सवार लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं। गनीमत है कि सभी लोग बाल बाल बच गए। तीसरी तस्वीर शिवपुरी से। लगातार बारिश से शिवपुरी में आधी सड़कें पानी में डूब गई हैं। लुकवासा से राजस्थान जोड़ने वाला रास्ता पानी में समाहित हो गया है। देखिए कैसे जान जोखिम में डालकर रफ्तों से गुजर रहे हैं ग्रामीण। बाइक सवार का तो हाल बेहाल है, जान हथेली पर लेकर घूम रहे हैं। बारिश में कई बस्तियां डूब गई हैं। करीब 15 गांवों से संपर्क टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो मौसम का कहर लगातार जारी है। मैदान से पहाड़ तक बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। कई इलाके पानी पानी नजर आ रहे हैं। कहीं घर डूबे हुए हैं, कहीं सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं। नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों पर नदियों का उफान डरा रहा है तो दरकते हुए पहाड़ ने रास्तों पर ताले जड़ दिए हैं। बारिश, बाढ़, सैलाब की धार, जिंदगी उलझ गई। कई इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए और रोजमर्रा की जिंदगी मझधार में फंस गई। क्या राजस्थान और क्या महाराष्ट्र, बंगाल तक हाल ये है कि जान हथेली पर रखकर नदी पार करनी पड़ती है। मानसून के साथ ही देश भर में सरकारी दावों की पोल खुलने लगी है। सोनीपत प्रशासन के दावे एक बार फिर पानी में तैरते दिखे। शहर के शनि मंदिर अंडरपास में स्विमिंग पूल बन गया। 12 फीट तक पानी भर गया। पानी में वाहन रेंगते नजर आए। लोग वाहनों को धक्का लगाते दिखे। जामनगर में बारिश के बाद सारे जलाशय और बांध भर चुके हैं। रणजीत सागर बांध ओवरफ्लो हो चुका है। डैम के पूरे भर जाने की वजह से मजबूरन डैम के गेट खोलने पड़े, जिसकी वजह से डैम का पानी माताजी के मंदिर में घुस गया। गुजरात के सुरेंद्र नगर का हाल देखिए। भारी बारिश के बाद जल जमाव से सारा इलाका डूब गया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भी भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई। पूरा इलाका जलमग्न हो गया। वहीं मंडला में भी भारी बारिश के बाद नर्मदा अपने विकराल रूप में आ गई। नदी में बाढ़ के कारण लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा।
धनबाद में भूस्खलन के कारण कई घर प्रभावित हो गए, लोगों को विस्थापित होना पड़ा। यूपी के प्रयागराज में बारिश के बाद घाट तो मानो डूब ही गए, सारा शहर पानी की जद में आ गया। सहारनपुर में तो बारिश के कारण लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अर्थी ले जाने में भी विकट संकट का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ मुसीबत बनकर बारिश बह रही है। वहीं जबलपुर की एक डराने वाली तस्वीर देखिए। मूसलाधार बारिश शहर पर कहर बनकर टूट चुकी है। पुल पार कर रहा एक लोडेड सिलेंडर से भरा ट्रक पुल में उफनती नदी के बीच फंस गया और देखते ही देखते नदी ने ट्रक को अपने आगोश में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अमेरिका के टेक्सास में भारी बारिश के बाद ग्वालाडूप नदी बाढ़ में आ चुकी है और आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश से तबाही का मंजर भी यहां देखा गया है। बाढ़ जैसे हालात हैं और अब तक 43 लोगों की यहां पर जान जाने की खबर है। जानकारी ये है कि इसमें 14 बच्चे भी शामिल थे। नदी के तट पर समर कैंप्स में कम से कम 27 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। टेक्सास की तस्वीर हम आपको देख रहे हैं, किस तरीके से दिखाइए कि कैसे, देखिए कि कैसे बाढ़ का कहर यहाँ 27 लोगों को लापता कर चुका है। 43 से ज़्यादा लोग गायब बताए जा रहे हैं। 43 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बर्मिंघम टेस्ट की, क्योंकि आज टीम इंडिया का इतिहास रचने का दिन है। दहलीज पर है टीम इंडिया, जिसका सपना पाले न जाने कितने कप्तान आए और चले गए, लेकिन टीम इंडिया बर्मिंघम में कभी जीत ही नहीं पाई। अब वो जीत से सिर्फ 7 विकेट दूर है। तो क्या बर्मिंघम में आज टीम इंडिया जीत पाएगी? पहली बार बर्मिंघम जीतने को टीम इंडिया तैयार। पहली बार किसी टेस्ट में किए 1000 रन पार। बर्मिंघम में जो कभी नहीं हुआ वो आज होने वाला है। आज टीम इंडिया वो इतिहास रचने की दहलीज पर है जिसका सपना पाले न जाने कितने कप्तान आए और चले गए, लेकिन टीम इंडिया बर्मिंघम में कभी जीत ही नहीं पाई। अब जीत से वो 7 विकेट दूर है। इंग्लैंड बना चुका है 72 रन और उसके टॉप 3 बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन में आराम फरमा रहे हैं। 536 रन उसे अभी और बनाने हैं। दूसरी पारी में 427 रन बनाए टीम इंडिया ने। इंग्लैंड को 608 रन का लक्ष्य दिया टीम इंडिया ने। रिकॉर्ड तोड़ शतक जमाया कप्तान शुभमन गिल ने। इससे पहले टीम इंडिया की बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बुरी तरह थका कर रख दिया। मैदान इंग्लैंड का था, लेकिन गेम प्लान इंडिया का काम कर रहा था। चारों दिन के हीरो रहे कप्तान शुभमन गिल। वैसे उन्हें दूसरे छोर से भी साथ मिलता रहा। पहले केएल राहुल ने हाफ सेंचुरी जमाई, फिर ऋषभ पंत ने अर्धशतक ठोक डाला, लेकिन गदर तो शुभमन गिल का बल्ला ढा रहा था। He was never looking to keep it down. And again. टीम इंडिया की लीड 500 पार कराने के मिशन पूरा करने के दौरान उन्होंने सेंचुरी भी जमा दी। इस शतक के साथ ही शुभमन गिल ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। शुभमन अब एक टेस्ट में 400 रन पार करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही शुभमन एक ही टेस्ट में दोहरा शतक और शतक जमाने के मामले में सुनील गावस्कर के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। एक टेस्ट में सबसे ज्यादा 344 रन के सुनील गावस्कर के भारतीय रिकॉर्ड पर भी अब शुभमन का नाम लिखा जा चुका है। इसके अलावा वो पहले भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने ये करिश्मा किया है। साथ ही पहले एशियाई बल्लेबाज हैं जिन्होंने इंग्लैंड की धरती पर ये रिकॉर्ड बनाया है। गिल के अलावा दुनिया में 8 ही बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने एक ही मैच में शतक और दोहरा शतक जमाया है। टीम इंडिया का रनों का पहाड़ था कि ऊंचा होता ही जा रहा था। इस बार हाफ सेंचुरी जमाने की बारी रविंद्र जडेजा की थी। आखिरकार 161 रन की पारी खेलकर और ढेरों रिकॉर्ड बनाकर शुभमन पेविलियन लौटे और इंग्लैंड को मिला 608 रन का पहाड़ पार करने का लक्ष्य। राहुल रावत, बर्मिंघम, आज तक।